आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन सीरीज़ के सेकंड डिवीज़न के बारे में। फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर बात कर ली है पहले, तो वो वाली वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो एकदम नहीं समझ आने वाली, यहाँ से जाएगी। तो अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, पर सेकंड डिवीज़न में जाने से पहले फर्स्ट डिवीज़न के लास्ट बुक के बारे में थोड़ी एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो लास्ट बुक में जो 7th वॉल्यूम है उसका नाम है फाइनली सोबर, और नाम इसलिए है क्योंकि 4 जो हमारे 2 इन द गुड साइड एंड 2 इन द बैड साइड में, बैड साइड के दोनों ही मर जाते हैं, वहीं गुड साइड में रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। अब उसका कारण भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली क्रिस अपने रिसर्च कर रहा था मल्टीवर्स एक्सेट्रा मल्टीवर्स के ऊपर, जिसको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। तो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च के दौरान वो अनकॉन्शियस हो गया था किसी का, मतलब एक इवेंट के दौरान वो अनकॉन्शियस हो गया था, दूसरे किसी प्लैनेट के चक्कर काट रहा था, इसलिए उसकी जो बॉडी थी वो अनकॉन्शियस हो गई थी। अब जब वो अनकॉन्शियस था उसी दौरान रॉबर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बातचीत की, और एक्चुअली हुआ क्या था कि कोहिनूर चोरी होने वाला था। अब कोहिनूर को उठाने वाले थे पाकिस्तानी, और इंडियंस को ये हजम नहीं हुआ, तो रॉबर्ट और इंडियंस मिलके उन्होंने कोहिनूर को जैसे तैसे रेस्क्यू कर लिया। और इसी भसड़ में बहुत सारी भसड़ मची थी इस दौरान, तो इसी में बेसिकली बहुत सारा इंटरनेशनल टेंशन बढ़ गया था। अब इस इंटरनेशनल टेंशन की आग में घी का काम कर दिया वॉल्टर एंड एंथनी ने। उन्होंने क्या किया, क्रिस जब अनकॉन्शियस था उसकी रिसर्च को लीक कर दिया और दुनिया के सामने सबको बता दिया। अब इसी में 2 ग्रुप्स बन गए कि इस रिसर्च को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसी में ऑलरेडी टेंशन था ही, उसके ऊपर और टेंशन बढ़ा, झगड़े बढ़े, एंड फाइनली इट्स वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर इतना ज़्यादा इंटेंस था उस दौरान कि अर्थ अपने एंड पे आ गई, और इस अर्थ के एंड आने वाला है ये सबको समझ आ ही गया था, इसलिए सब रुक गए थे। बट सबको पता था कि अब ये अर्थ जिंदा नहीं रहने वाली, अब ये नहीं बचने वाली। देयरफॉर क्रिस ने ये डिसाइड किया कि वो एक शिप बना के सबको वहाँ से मूव आउट करेगा। अब इस मूविंग आउट के दौरान ही वो तीनों मारे जाते हैं। तो कुछ कैजुअलिटीज़ और भी रहती है जो हमारे बुक के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वो एक नई अर्थ पे मूव ऑन करते हैं, और इसी पे अब आगे जाके मैं सेकेंड डिवीज़न के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब सेकेंड डिवीज़न का नाम है यूनिवर्सल डिवीज़न, और यहाँ पे हम इंटरप्लैनेटरी यूनिवर्सल लेवल पे सब कुछ होने वाला है, मतलब अलग अलग प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स है, एक तो मल्टीवर्स है जिसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो उसको मैं सेकेंड टाइम नहीं समझाऊंगा, वो वीडियो देख लेना फर्स्ट वाली तो समझ आ जाएगा। और दूसरा है थ्रोन। अब थ्रोन का क्या केस है वो मैं आगे जाके बताऊँगा, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो 8th बुक है, अभी उसका कोई नामकरण कुछ किया नहीं है मैंने, तो उसको फिर कभी वीडियो बनाएंगे अगर नामकरण किया तो 8th बुक जो है उसमें हम नई लाइफ देखने वाले हैं। जो नए लोग हैं वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं एक नई अर्थ पे। अब उसी दौरान क्रिस अपने मल्टीवर्स के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो तो कर ही रहा था, बट टेक्नोलॉजी ने उस हाथ छोड़ दिया, इसलिए अब वो टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस नहीं कि आगे रिसर्च कर पाए, इसलिए उसने रिसर्च को बंद करके रख दिया कि आगे जाके आने वाली जनरेशन्स उस रिसर्च के ऊपर और टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के ऊपर ये और रिसर्च कर पाए। अब उसी दौरान क्रिस अपनी नॉर्मल रिसर्चेस कर रहा था, इधर उधर साइंटिस्ट रिसर्च किए बिना तो नहीं रह सकता, और उसी दौरान उसने ये नोटिस किया कि जैसे हमारे नॉर्मल अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में मून है, वैसे ही उस अर्थ के ऑर्बिट में एक और मून है। अब वो मून थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उस मून के चारों ओर एक पर्पलिश कलर की एक लेयर बनी हुई है। अब क्रिस उस लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए उस मून तक जाता है, सैटेलाइट वैटेलाइट यूज़ करके वो सब ऑब्जर्व करता है, और उसको ये पता चलता है कि ये एक अलग तरफ की लेयर है जिसके बारे में ह्यूमंस को कोई भी जानकारी नहीं है। तब इसके ऊपर जानकारी लेने के लिए वो इसका थोड़ा सा सैंपल लेके आता है और वो इसको थोड़ा टेस्ट करता है। अब वो ये जानता है कि ये जो पूरी लेयर है ये एक सिंगल मैटर है। अब ये जो सिंगल मैटर है इसके अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2। एक है रेड मॉलिक्यूल, दूसरा है ब्लू मॉलिक्यूल। अब मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लेना। तो रेड मॉलिक्यूल और ब्लू मॉलिक्यूल इसमें, और हर मॉलिक्यूल में इन्फिनिटी एटम्स हैं, मतलब एटम्स की कोई गिनती नहीं है बट मॉलिक्यूल्स 2 ही हैं। अब इनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी भी अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो रेड मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी अनगिनत एटम्स हैं वो अलग अलग चीज़ों से पावर्ड हैं, वही ब्लू एटम्स के अंदर भी अलग अलग चीज़ों से वो पावर्ड हैं। तो क्रिस ने एक नया थ्योरी और एक नई बात कही कि इसको जब हम कोई बॉडी में, किसी भी एक बॉडी में, किसी भी क्रीचर की एक बॉडी में
इम्प्लांट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जो रेड वाला पार्ट है वो हमारे ब्लड सेल्स, आरबीसी जो भी आप कहना चाहते हो, रेड ब्लड सेल्स, उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और इस मॉलिक्यूल का कोई भी एक एटम, मतलब जो इन्फिनिटी एटम्स है उसमें से कोई एक एटम आपके ब्लड से अटैच कर जाएगा और उस एटम में जो पावर्स होंगी वो आप गेन कर लेंगे। और वहीं ब्लू का जो काम है वो आपके नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो भी आप कहना चाहो उसके साथ अटैच होके आपको उस एटम के पावर्स दे देंगी। सेम, इन दोनों का सेम ही है, बस वो न्यूरॉन्स के साथ, ब्लू वाला न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है, वही वो रेड ब्लड सेल्स के साथ। अब इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो फिर मुझे मेरा जो डीएनए है, आरबीसी है, डीएनए आरबीसी के साथ जो रेड वाला पार्ट है उसमें से जैसे जो एटम जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है वो मैच कर दिया तो वो उसके साथ अटैच होगा और मेरे पास पिकाचू जैसी बिजली वाली पावर्स आ जाएंगी। वही जो न्यूरॉन्स वाला पार्ट है, जो ब्लू मॉलिक्यूल है, उसमें अगर मेरा लॉयल्टी वाला एटम मेरे साथ जुड़ गया तो वो मेरे ब्रेन को ऐसा इफेक्ट करेगा कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता और मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाऊँगा, मतलब दुनिया का सबसे मोस्ट लॉयल पर्सन बन जाऊँगा, दुनिया का, गैलेक्सी का सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली ये ऐसी पावर्स देता है और ये पावर्स टेस्ट करने के लिए क्रिस के पास कोई टेस्ट सब्जेक्ट था नहीं, क्योंकि ये किसी भी और एनिमल या किसी पे काम नहीं कर रहा था बट वो अच्छे से एक्टिव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास इमोशनल तो है बट वो उनके पास वैसे इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो यूज़ कर सके। इसलिए क्रिस ने अपने ऊपर यूज़ किया इसे एंड एट द एंड उसको पावर्स मिली, बट अल्टीमेटली वो पावर्स उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था वो फॉर्मूला, इसलिए उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा अचानक से एक्टिवेट हो गई और वो कहीं गायब हो गया। अब क्रिस का जो बेटा है जोसेफ, जो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, उसको ये एकदम नहीं पता चला, कुछ समझ नहीं आया और वो डर गया ये सब देख के। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि उसके दादाजी की रिसर्च, मतलब उसके जोसेफ के 2 बच्चे थे, तो क्रिस के जितने भी रिसर्च, पेपर वर्क, क्रिस के बारे में पूरी हिस्ट्री वो अपने बच्चों से छुपा के रखेगा। अब इसी छुपाने में जो दोनों बच्चे हैं उसके, विंसेंट और सेरा, उन दोनों को लेटर ऑन पता चल जाता है कि उसके दादाजी कौन है, उनके दादाजी कौन है, क्रिस के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। एंड अल्टीमेटली वो ये रिसर्च करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, बट जोसेफ नहीं करने देना चाहता था। इसलिए उन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक अच्छी खासी लड़ाई होती है और वो अपने डैड को बिट्रे करके, उनसे झगड़ा वगड़ा करके वो रिसर्च करने चले जाते हैं। एंड अल्टीमेटली उनको बस क्या करना था कि उस जो रिसर्च है उसको थोड़ा स्टेबलाइज करना था और उन्होंने वो दोनों मिलकर किया और जब उन्होंने अपने ऊपर टेस्ट किया तो दोनों को पावर्स मिल गई। अब जो पावर्स दोनों को मिली, जो विंसेंट था, जो मेल चाइल्ड था, तो उसको लाइट की पावर्स मिली, मतलब वो लाइट एनर्जी को एमिट कर सकता था, वो बहुत ज़्यादा उजाला कर सकता था जैसे हमारा सन करता है, वैसे एक्सेट्रा चीज़ें कर सकता था। वहीं वो गॉड ऑफ ट्रस्ट बन गया। अब गॉड से मेरा मतलब, क्योंकि जब कोई एटम आपके साथ, आपके न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है तो आप उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो अपने आप को गॉड्स बुलाते थे। अब वो ट्रस्ट बन गया, इसलिए कोई भी उस पर ट्रस्ट कर सकता था, वो किसी के सीक्रेट्स कुछ नहीं कर सकता था, वो झूठ नहीं बोल सकता था, ऐसी चीज़ें वो नहीं कर सकता था। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं पावर्स के साथ। वहीं सेरा को अलग सेट ऑफ पावर्स मिली जहाँ उसको डार्कनेस, मतलब और उल्टे डार्क एनर्जी, उल्टी जैसे लाइट को कम करने की पावर्स एक्सेट्रा जैसी पावर्स मिली। वहीं उसका माइंड इविलनेस से भर गया, उसको उल्टे सीधे थॉट्स आने लगे। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट हुआ ट्रस्ट और इविलनेस का, इसी ने दोनों को अलग कर दिया। फाइनली विंसेंट ने सेरा को बैनिश कर दिया। अब ये जितने भी इवेंट्स थे, ये सारे इवेंट्स हुए थे वॉल्यूम 9 और 10 में। अब ये जो बैनिशमेंट वाला इवेंट है उसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इवेंचुअली वॉल्यूम 8 ख़त्म हो जाता है उनकी पावर्स को मिलने के साथ। वहीं वॉल्यूम 9 की शुरुआत होती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज से, जहाँ उनके पास पैसा वैसा होता नहीं है, साथ ही साथ गवर्नमेंट और अलग अलग फोर्सेस उन पर अटैक कर रही होती क्योंकि वो एबनॉर्मल थे, म्यूटेंट्स थे, म्यूटेशंस आ गए थे उनके अंदर, इसीलिए तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। और इसीलिए जिस मून के चारों ओर वो थे, मतलब जिसके चारों ओर ये पूरा लेयर लगी थी, जिसके चारों ओर, वो उस मून को लेके चले जाते हैं कहीं और। अब वो जो इस नए यूनिवर्स में जाते हैं वहाँ पे वो एक नए प्लैनेट पे रहना स्टार्ट करते हैं और एज अ सेवियर वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, वो लोगों को बचाते हैं वहाँ पे एंड एज अ सेवियर वो वहाँ बन जाते हैं।
फिर विंसेंट और सेरा के बीच में वहाँ के जो नया प्लैनेट जहाँ पे वो गए थे जिसका नाम नेडावेयर है, नेडावेरियन थ्रोन के लिए उन दोनों में बीच में भसामस्ती है और एक दूसरे में झगड़ा होता है। अब इसी झगड़े के बीच में सेरा को बैनिशमेंट मिल जाती है, वही विंसेंट एज अ किंग प्रेजेंट हो जाता है। अब नेडावेयर एज अ प्लैनेट नहीं है, मतलब इंडिविजुअल प्लैनेट नहीं है। नेडावेयर बेसिकली एक खांचा है, बस एक खांचा है। तो नेडावेयर एक्चुअली एक एस्ट्रॉइड्स का एक कोटिंग है जिसके अंदर 3 प्लैनेट्स है एंड 10 सन्स है। अब सन्स हमारा स्टार्स हैं, बेसिकली कहूँ तो सन तो नहीं है। जो स्टार्स हैं वो सन से थोड़े छोटे हैं, सन जितने बड़े नहीं हैं, और वो एग्जैक्टली एज अ रिंग, जैसे हम सैटर्न की रिंग देखते हैं वैसे फॉर्म करके जो 4 प्लैनेट्स है उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन करते हैं। अब जो 4 प्लैनेट्स हैं उसमें से जो 3 छोटे प्लैनेट्स हैं वो एज अ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, वही बीच में सेंटर में एक और प्लैनेट है। अब जो 3 प्लैनेट्स हैं उनमें से पहला है हार्ट, जो है बीच में। जो 4 प्लैनेट्स है, आई एम सॉरी मैंने 3 बोला, जो 4 प्लैनेट्स है उसमें से बीच में जो है हार्ट, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशनल, फाइनेंशियल एक्सेट्रा चीज़ों को मैनेज करता है नेडावेयर का। उसके बाद है ब्रेन। अब ब्रेन में जितने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है, जैसे जो भी वो मतलब मशीन जो भी वहाँ पे वहीं फॉर्म होती है, और ब्रेन ही एक्चुअली मून था, जो अर्थ का मून था जिसके चारों ओर से क्रिस ने वो लेयर निकाली थी, वही नेडावेयर का जाके मून ब्रेन बन जाता है। उसके बाद है पावर। अब ये जो टेक्नोलॉजी वो जो एडवांसमेंट्स करते हैं, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से वो जो एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं वो पावर में थी, और ये प्लैनेट एग्जैक्टली ऐसे स्टार में मतलब ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में था, तो वो टॉप में था। वहीं तीसरा है सोल। अब सोल में बेसिकली फाइटर्स एक्सेट्रा को ट्रेन किया जाता है, वहीं वहाँ पे फिलोसफिकली लोग बहुत ज़्यादा फिलोसफी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए उसका नाम है सोल। अब जैसे मैंने बोला कि ये एक सॉर्ट ऑफ खांचा ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद विंसेंट ने ये थ्योरी निकाली कि ये जो पूरी यूनिवर्स है इसके 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 5 पार्ट्स हैं। तो जो एक पार्ट है जिसका नाम है ग्लोरी। अब ये सारे नामकरण विंसेंट ने ही किए थे। अब जो ग्लोरी वाला पार्ट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई प्लैनेट, सैटेलाइट और ब्लैक होल एक्सेट्रा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सारे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं और सारे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, मतलब लाइफ है। ह्यूमंस नहीं जी सकते ऑब्वियसली, उनको तो प्लैनेट चाहिए होता है जीने के लिए, बट लाइफ है वहाँ पे। अब ग्लोरी को अगर हम इस साइड मान लें तो एग्जैक्टली उसी की दूसरी तरफ, अगर फॉर एग्जांपल ग्लोरी अगर नॉर्थ में है यूनिवर्स के, तो फिर सदर्न मोस्ट पार्ट में है द डेथ एंड। अब डेथ एंड में कोई भी स्टार्स नहीं है, दैट्स ट्रू। वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, बट कोई स्टार नहीं है जो उनको एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं देता, बट स्टिल वहाँ पे लाइफ है, मतलब अलग अलग एलियंस टाइप वहाँ पे लाइफ है। उसके बाद वेस्ट में, मतलब यूनिवर्स के वेस्ट साइड में है टॉरेड। अब टॉरेड में सबसे ज़्यादा गर्मी है, मतलब जो हीट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे बेसिकली कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें नहीं देना चाहूँगा क्योंकि टॉरेड का मेन पार्ट 3rd डिवीज़न में है। वहीं जो फ्रिजिड है वो एग्जैक्टली टॉरेड का उल्टा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और इन्हीं 3-4 के बीच में है द सर्कल ऑफ लाइफ। अब इस सर्कल ऑफ लाइफ में मतलब हर जगह पे ही लाइफ है, बट सर्कल ऑफ लाइफ एक लौती प्लेस है जहाँ पे चारों चीज़ों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, और इस सर्कल ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नेडावेरियन पीपल और विंसेंट की है। अब वॉल्यूम 10 में नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो 10 कैरेक्टर्स हैं 3 भाई और विंसेंट के 3 बेटे, वो हैं केन, रिचर्ड और मार्क। अब केन के पास पावर्स हैं, रियलिटी मैनिपुलेशन एक्सेट्रास की पावर है, साथ ही साथ वो मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर इन द होल डायमेंशन सीरीज, पूरे डायमेंशन सीरीज में मोस्ट इंटेलिजेंट है। उसके बाद रिचर्ड पे है तो उसके पास स्पेस मैनिपुलेशन एक्सेट्रा की पावर्स हैं, और वो सबसे गुस्से में रहता है, मतलब उसका एंगर उसका एक सिंबल है। वहीं मार्क जो है वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम के साथ खेल कूद सकता है, और वो मोस्ट ब्रेवेस्ट कैरेक्टर ऑफ डायमेंशन सीरीज। अब इन्हीं आगे जाके वॉल्यूम 10 में इन्हीं के साथ झगड़े होते हैं, तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तीनों की बनती नहीं है। और उसका बेसिक कारण है क्योंकि केन को बचपन से एज अ वेपन क्रिएट किया गया, रिचर्ड को एज अ टॉय क्रिएट किया गया है, उसको हमेशा प्यार दिया गया है, कभी उससे मतलब बुरी तरह से बात नहीं किया गया, वही केन का उस ऑपोजिट बिहेवियर दिया गया है। और मार्क के जन्मने के 3 महीने बाद ही उसको
सोल पे भेज दिया गया था। मतलब वो लोग हार्ट में रहते थे, नीडेवेरियन हार्ट में रहते थे, बट उसको ट्रेनिंग के लिए सोल में भेज दिया गया विथ हिज मदर। तो मार्क ने अभी डैड को बहुत टाइम तक देखा नहीं था जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। बट इवेंचुअली आगे जाके वो तीनों टीम अप करते हैं एक बिगर थ्रेट के लिए, वो है सेरा के बच्चे। सेरा के भी 3 बच्चे हुए थे, तो उनको डिफेंड करने के लिए वो तीनों टीम अप होते हैं और फिर वो अपनी टीम बना के नीडेवेयर को पूरा अच्छे से डिफेंड करते हैं। और आगे जाके भी वो ऐसे 2-3 इवेंट्स होते हैं जहाँ पे वो एक पूरा नीडेवेयर को डिफेंड करते हैं, अर्थ को भी 2-3 बार डिफेंड करते हैं। अब उसके बाद जो वॉल्यूम 11 to 13 है उसमें एडवेंचर्स ऑफ अर्थ है। अब एडवेंचर्स ऑफ अर्थ में मेरा मतलब ये है कि केन, मार्क और रिचर्ड ये तीनों मिलके अर्थ पे जाते हैं और अपने एडवेंचर्स करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये नीडेवेयर में ही पैदा हुए थे, सब कुछ इनका नीडेवेयर में ही हुआ है, तो ये अर्थ में जीना चाहते थे, इसलिए इनके डैड ने इनको भेजा एंड दे लिव्ड अ गुड लाइफ देयर। तो उन्होंने अपने नीडेवेयर, अब उस टाइम पे उनके जाने से पहले अर्थ को नीडेवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उनके कुछ जाने के बहुत सारे कारण थे। नीडेवेयर की प्रेजेंस बताना, उनका एक गुड टाइम होना, वगैरह वगैरह चीज़ें। और उसके बाद जो लास्ट बुक है वॉल्यूम 14, जो इस डिवीज़न की लास्ट बुक है, वहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाता है जो हमारे मेन विलन्स हैं। अब वहाँ पे बहुत सारा नीडेवेयर पे फाइट्स और एक्शन भरपूर है, बहुत ज़्यादा एक्शन है। और अगर मैं थ्रोन की बात करूँ तो थ्रोन पे भी बहुत ज़्यादा हसल है, जो मैंने शुरुआत में कहा था। थ्रोन में बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो रहा है, रिचर्ड को थ्रोन दे रहे हैं जबकि केन वॉज द फर्स्ट बॉर्न। फिर केन वॉज ज़्यादा लायक ऑल्सो कहूँ तो रिचर्ड से, बट स्टिल उसको दिया जा रहा है। फिर जब विंसेंट देखता है कि केन युवराज होके, मतलब विंसेंट राजा था और केन युवराज था, तब भी विंसेंट को कम रिस्पेक्ट मिल रही है केन से। केन बहुत ज़्यादा ही लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर था लोगों में, तो ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ वेरी गुड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द नीडेवेयर्स। वहीं विंसेंट थोड़ा सा उनको, यही विंसेंट को थोड़ा जेलसी वाली फीलिंग ही देता था। और इसको लेके थ्रोन्स का बहुत ज़्यादा मैटर है, मतलब शुरुआती दौर में अच्छा खासा थ्रोन को लेके है। फिर वॉल्यूम 14 में भी जितने भी विलेंस एक्सेट्रा जो भी आएंगे वो भी थ्रोन में बैठने ही के लिए ही आएंगे। अब थ्रोन की पूरे डिवीजन में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि थ्रोन पे जो बैठ जाएगा उसके पास एक्सेस होगा चारों गेटवेज को खोलने का। ग्लोरी, डेथ एंड टॉरेट फ्रिजिड, ये जो 4 गेटवेज हैं, जो सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर घुसने के 4 गेटवेज हैं, इन चारों को खोल देता है। और इसीलिए बाकी जो विलेंस हैं वो इनको खोलना चाहते थे, अपना राज सेटअप करना चाहते थे। और बेसिकली ज़्यादातर विलेंस डेथ एंड से ही आते थे। तो यही हमारा सेकंड डिवीज़न, यूनिवर्सल डिवीज़न। थर्ड डिवीज़न के बारे में मैं आगे ही जल्दी वीडियो बना दूंगा, तो पहले ये थोड़ा देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड ऑब्वियसली अगर आप बेल आइकन भी दबा दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।